अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी की खसूसी बराह रास्त नशरियात के साथ मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फैलते जा रहे हैं। कुछ देर पहले ही ईरान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया है उन अमरीकी अड्डों पर जो ईरान के कुछ पड़ोसी इस्लामी और अरब ममालिक में थे, और इस हमले के बाद कहा जा रहा है कि अमरीका बहुत गौर से जायज़ा ले रहा है कि किसी किस्म के नुकसानात हुए हैं या नहीं। मगर अरब ममालिक ख़ास तौर पे कतर और इराक़ में जो अमरीकी अड्डों पर हमला हुआ है उसके बाद मालूमात ये सामने आ रही हैं कि कतर की हुकूमत ने कहा है कि ईरान की तरफ से उन्हें पहले से आगाह कर दिया गया था कि अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा और अमरीकी अड्डे को खाली करा लिया गया था। अब इस तमाम सूरत हाल में क्या जंग के शोले फैलते जाएंगे और क्या अमेरिका अब मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई करेगा, ये बताते चलें कि ईरान ने जो ये कार्रवाई की है ये अमेरिका की तरफ से ईरान की एटमी तनसीबात पर हालिया हमलों की एक जवाबी कार्रवाई है। और ये भी बताया जा रहा है कि तेहरान में भी कुछ धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, मगर अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि क्या वो जो रोज़मर्रा के इस्राएली हमले हैं ये उन हमलों की वजह से थी या फिर अमेरिका ने कोई फौरी जवाब दिया। बज़ाहिर ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और ये भी बताया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वाइट हाउस में एक वॉर रूम में अपने पहुँच चुके हैं और तमाम सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं। इसराइल सबसे ज़्यादा खुश मुल्क हो सकता है और इसराइल इसको बड़ी कामयाबी समझेगा कि अगर इस जंग को पूरे खित्ते में फैला दिया जाए। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अरब ममालिक जहाँ पे अमरीकी अड्डे मौजूद थे और जहाँ से बज़ाहिर उन अमरीकी बम्बार तैयारों ने परवाज़ भरी थी कि जिन्होंने ईरान की एटमी तनसीबात पे हमले किए, क्या अरब ममालिक अब ईरान के अमरीकी अड्डों पर होने वाले इस हमले को या इन हमलों को अपने ऊपर हमला तस्वर करेंगे? और क्या अमेरिका के अलावा अरब ममालिक भी किसी भी किस्म की ऐसी जवाबी कार्रवाई में शामिल होंगे? अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं, मगर यकीनी तौर पे सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और सबसे बढ़ के ये कि अगर जंग के शोले फैलते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए भी एक वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ लेना ज़रूरी हो जाएगा। आज ही के दिन पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एक इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पे अमेरिका की तरफ से ईरान की एटमी तनसीबात के हमलों पर एक तशवीश का इज़हार किया गया है, जबकि इसराइल की तरफ से ईरान पर जारी हमलों पर मज़म्मत की गई है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, साबिक़ गवर्नर सिंध और दिफाई तजज़ियाकार। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या अरब ममालिक ख़ास तौर पे इराक़ में जो अमरीकी अड्डों पर हमला हुआ है, तो क्या अरब ममालिक इसको अपने ऊपर हमला तस्वर करते हुए क्या अमेरिका की किसी भी जवाबी कार्रवाई में शामिल होंगे, चाहे ये अलामती शमूलियत ही क्यों ना हो? मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर वार्निंग थी अमेरिका को कि अगर अमेरिका जंग में शामिल हुआ और उसने इजराइल का साथ दिया और ईरान की पर हमला किया अमेरिकन फोर्सेस ने, तो उस सूरत में जो उनके अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में नजदीक, वो उनको टारगेट करेगा। उससे पहले से ये वार्निंग ईरान ने दी हुई थी और ये भी कहा था कि अमेरिका ने अगर हम पर हमला किया तो आपने हुर्मुज को भी हम बंद करने का सोचेंगे जहाँ तेल की तफसील होती है। उनकी पार्लियामेंट ने मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें जो उन्होंने कहा था वो खाली धमकी नहीं थी, बल्कि उससे पता चला कि ये उन्होंने जो वार्निंग क्लियर दी थी उस पर अमल कर रहे हैं। मगर जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो वार्निंग ईरान ने दी थी, क्या ये अलामती जवाबी रद्द-ए-अमल है या बाकायदा जंग का आगाज़ है अमेरिका के खिलाफ? बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये एक अलामती जवाबी रद्द-ए-अमल था ईरान का, इसीलिए कतर को पहले से आगाह कर दिया गया था। और आज अगर ईरान ने अपने हमले रोक दिए तो फिर बज़ाहिर अमेरिका या किसी भी अरब मुल्क के पास ये जवाज़ नहीं होगा कि वो ईरान पे जवाबी हमला करे। देखिए, बात ये होती है कि नॉर्मली किसी मुल्क में अब अड्डे लेते हैं ना, तो वहां पर लोकल्स का दाखिला बंद कर दिया जाता है और वो जो इलाका जहां पर उनके हथियार, गोला बारूद, हवाई जहाज सब खड़े होते हैं,
वो उस हिस्से में कतरे भी नहीं जा सकते। मैंने ऐसे कोई जर्मनी के अंदर भी देखे बेसेस और जगहों पर भी बेसेस देखी हैं, वहाँ लोकल से दाखिला बंद होता है। तो अमेरिका की एक किस्म के समझने वो जगह है जहाँ पर कि ये जो थी तो उस पर अटैक हुआ है। एक्चुअली कतर पे कहना चाहिए कि अटैक नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कतर के इलाके में चुके है ये, लेकिन वहाँ को डैमेज हुआ। उन्होंने उनके शहरों पर या किसी बिल्डिंगों पर नहीं किया, बल्कि जहाँ पे अमेरिकन बेस थी उस पर हमला किया है। और जो वादा किया था ये साबित कर दिया कि वो खाली धमकी नहीं देते, झूठे वादे नहीं करते, वो कार्रवाई करता है जो ईरान जिस बात का वो कहता है। तो आपको लग रहा है कि ये जंग के शोले फैल भी सकते हैं और अरब ममालिक की तरफ से अगर किसी किस्म का रद्दअमल आता है? ज़ाहिर बात है इराक़ में अमरीकी फुट सोल्जर्स मौजूद हैं, उनकी ज़मीनी अफवाज वहाँ मौजूद हैं, तो अमरीका की तरफ से किसी भी किस्म का रद्दअमल आ सकता है इन हमलों के जवाब में? मेरे ख्याल में तो ये हुकूमतें जो अरब जहाँ पर है गल्फ की, वो तो कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। ईरान ने बस वो एक वार्निंग अमेरिका को देनी थी, वो उसने दे दी है कि आपने हमारे मुल्क पे हमला किया था, आप हमसे दूर हैं लेकिन आपके बेसेस नजदीक हैं, जहाँ 3-4 मिनट में मिसाइल पहुंच जाता है, तो हमने आपके इंटरेस्ट पर हमला किया, आपके बेसेस पे हमला किया है। और मेरे ख्याल में आगे कोई ईरान उसको फॉलो अप नहीं करेगा, न कतर के बाकी गल्फ के जो बाकी जो इलाके उनके ऊपर कोई एक्शन ऐसा नहीं करेगा कि उनको कोई डैमेज हो। और मेरे ख्याल से ये बात यहाँ तो खत्म हो जाएगी। अमेरिका क्या करता है वो देखना है, अमेरिका क्या करता है। मगर इसराइल जो है वो तो बज़ाहिर कामयाब हुआ है अपनी हिकमत अमली में, और अमरीकी अड्डों पे जो ईरान ने हमला किया है, तो इसराइल की आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होगी कि क्या अरब ममालिक और अमेरिका की तरफ से मज़ीद अब ईरान को जवाब दिया जाए? और इसराइल वैसे भी ये ख़बरें इसराइली मीडिया फैला रहा है कि बज़ाहिर बहरीन में और दूसरे अरब ममालिक में भी ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। देखिए बात यह है कि इजराइल तो चाहेगा कि जंग का दायरा फैले, लेकिन इजराइल को जो मुल्क तंग नहीं करते हैं या इजराइल कभी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देता है, जिनमें ये गल्फ कंट्री शामिल, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, कहीं कहीं एम्बेसी भी खोली हुई है इन लोगों ने, तो वो इजराइल इनके खिलाफ तो एक्शन नहीं चाहेगा। इजराइल तो खाली उन जहाँ से उसको खतरा है उनसे, या जो मुल्क उसके खिलाफ बात करते हैं ईरान और दूसरे, वो उन्हीं पर तवज्जो मरकूज रखेगा। इन ममालिक जो जिनके साथ दोस्ती है या जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन पर ना चाहेगा कोई हमला करे, ना उनके साथ कोई लड़ाई आगे बढ़े उस इलाके में। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर। एक फिर आपको बताते चलें कि ईरान ने अमेरिका की तरफ से ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों के जवाब में अमेरिकी अड्डों पे मिसाइल फायर किए हैं। कतर और इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर फायर किए गए इन मिसाइलों का अभी तक कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया, मगर कतर की हुकूमत ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ईरान ने हमलों से पहले कतर की हुकूमत को बाकायदा आगाह कर दिया गया था और कतर में अमरीकी अड्डे को खाली भी करा लिया गया था। हमें ज्वाइन करेंगे मंसूर जाफ़र, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मंसूर जाफ़र साहब बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। मंसूर जाफ़र साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अरब ममालिक में अगर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, तो अगर अमरीकी अड्डों से जहाज़ उड़ते हैं और ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में मुआवनत करते हैं या हमला करते हैं, तो फिर क्या ईरान जो है उसका दिफा का हक बनता है अरब ममालिक के ऊपर हमला करने पे? ये तो सिर्फ अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ है, तो आप नहीं समझते कि अरब ममालिक और अरब हुकूमत की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है अगर उनके मुल्क से, उनकी सरजमीन से तैयारे उड़ के ईरान पे हमला आवर होते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के पास जो है इस कार्रवाई के, इस नौयत की कार्रवाई के खिलाफ जो है जवाब का हक है, और इसे बैनुल-अक़वामी कानून और जो इंटरनेशनल उर्फ है उसकी भी इजाज़त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिन मुल्कों में ये अड्डे होस्ट हैं, ख़ासतौर पे उसमें मैं बिलखुसूस इराक़ और कतर का जिक्र करना चाहूँगा जो इस वक्त हदफ बने हैं इस कार्रवाई का। इनके बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं ईरान के साथ, और ईरान को मुख्तलिफ मराहल पे जितनी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के चैनल्स की रिक्वायरमेंट रही है, कतर ख़ास तौर पे उसमें हमेशा पेश रहा है। और उससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि उनका जो एक
वहाँ पे माउथ पीस कह लीजिए हुकूमत का, या अदरवाइज एक स्टेट चैनल जो है जजीरा जो है, वो जिस अंदाज से उनके कॉज को या उनके खासतौर पे उनकी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन कॉज उसको वो हाईलाइट करता रहा है, उसको देखते हुए यानी कतर एक तरह आप अगर कहना चाहें तो अपने उन गुनाहों का कफारा साथ साथ अदा कर रहा है। यही वजह है कि एक बाकायदा अरेंजमेंट के तहत मैं समझता हूँ ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि शाम में ही बल्कि दोपहर से ही जो अमेरिकी एम्बेसी है कतर के अंदर, उन्होंने अपने स्टाफ को घरों में रहने की हिदायत कर दी थी, और इसी तरीके से इराक और हत्ता के बहरीन तक तमाम जगहों पे इस कार्रवाई से तकरीबन 2 घंटे पहले फजाई हदूद जो है वो बंद कर दी गई थी। और उसकी बुनियाद यही थी कि इस कार्रवाई का ज्यादा कम से कम कोलेटरल डैमेज हो सके, कम से कम नुकसान हो सके, और ये एक सिंबॉलिक मैं समझता हूँ एक एक्शन है ईरान की तरफ से। लेकिन बहरहाल इसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस अपनी जगह हैं। कतर ने उसको रिप्लाई भी किया है कि हमारी स्पेस वायलेट हुई है, हमारा एक राइट ऑफ रिटर्न बनता है, हम उसको महफूज रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस नौयत की एक्टिविटी कतर के एंड पे शायद ना की जाए, लेकिन अमेरिका इसको ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा, वो यकीनन कतर पर भी दबाव डालेगा। और अगर कतर ने इस नौयत की किसी कार्रवाई से पसों पे से काम लिया तो आपके इल्म में है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एंड कंपनी जो है वो बराह रास्त इस नौयत की एक्टिविटी करके, क्योंकि कतर देश जो है वो कोई छोटी मोटी नहीं, 10,000 के करीब यहाँ पे अमेरिकन मुख्तलिफ उनके जो फौजी हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ मौजूद हैं। मगर मंसूर जाफर साहब, आपको नहीं लगता कि कतर की हुकूमत को अमेरिका पे दबाव डालना चाहिए कि आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ अगर हमलों के लिए, तो आप तो हमारे मुल्क को ख़तरे में डाल रहे हैं, तो क्या कतर अमेरिका को रोक सकता है अपने हवाई अड्डों से किसी किस्म की ऐसी फ़ौजी कार्रवाई से? मेरा ख्याल है मतुल्लाह खान साहब, इस वक्त जो जंग की डायमेंशन हमारे सामने आई हैं, उसके बाद तकरीबन जहाँ पे भी इस नौयत की मेज़बानी हमें दिखाई दे रही है अमेरिकन अड्डों की या अदरवाइज अमेरिकन इंटरेस्ट की, उन तमाम को अपनी पॉलिसीज़ को रीडू करने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त इसराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से टारगेट कर रखा है ईरान को, तो अगर तो ये पॉलिसी इनकी दो बदू जारी रही तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि किसी भी वक्त कोई इवेंचुअलिटी जो है वो रूनुमा हो सकती है। और अब अगर इस नौयत की सिचुएशन वहाँ के अवाम के गम गुस्से को हवा देने का बायस बनी तो फिर उन मुल्कों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ईरान के हमलों से ज़्यादा अपने अवाम का रद्द अमल काबू करना। और इराक के अंदर ये सूरत हाल थोड़ी बहुत देखी भी गई है। ठीक है, हमें अमेरिका से सहाफ़ी फैज़ रहमान ने ज्वाइन किया है, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। फैज़ रहमान, बहुत शुक्रिया। क्या थिंकिंग है अमेरिका में, क्या कतर के अंदर अमेरिकी हड्डों पे ईरानी मिसाइल हमले का कोई जवाब दिया जाएगा, या बज़ाहिर अगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो पहले भी इस तरह की चीज़ हो चुकी है कि ईरान ने पहले से आगाह करके अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया था, तो अब की बार आपको लगता है कि अमेरिका ईरान के इन मिसाइल हमलों का जवाब देगा? जी फैज़ रहमान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आप हमारे साथ हैं? फैज़ रहमान साहब इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। एक बार फिर आपको बताते चलें कि कतर की हुकूमत ने कहा है कि अमेरिकी हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और कतर के हुकाम का ये कहना है कि उनके पास जो मिसाइल दिफाई निज़ाम था उन्होंने कामयाबी से ईरान के मिसाइलों को रोका भी है। हमारे साथ इस वक्त फैज़ रहमान जो हैं उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एयर वाइस मार्शल एजाज़ महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एयर वाइस मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपको क्या नज़र आ रहा है एयर वाइस मार्शल साहब कि क्या ईरान ने ये एक रस्मी जवाबी रद्द-ए-अमल दिया है या बाकायदा जंग का आगाज़ है, और क्या अमेरिका को इसका जवाब देना चाहिए? देखिए, ये ऑप्शन तो ईरान के पास थी, और ये ऑप्शन लेने पे हमें देखना ये है कि मजबूर किसने किया। ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अमेरिकन एडवेंचरिज्म पे जाती है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक तरफ जो है सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए 2 हफ्तों की एक मुद्दत का तयन हो रहा है,
और ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि अमेरिका इस सिचुएशन को जो है एस्केलेशन से बचाना चाहता है, और एन उस ऐलान के 24 घंटे के अंदर फिर ये एक मैसिव एयर पार जो मैक्सिमम वो कर सकते थे उसके साथ उन्होंने ईरान की जो जौहरी तंसीबात है उस पर उन्होंने अटैक किया। अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस है? ईरान के पास इजराइल के खिलाफ तो वो ऑलरेडी कर रहा है, आज भी उन्होंने अपनी एक स्ट्राइक मिसाइल्स की वहाँ पे की है। तो अमेरिका के हवाले से उनके पास दो ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन ये है कि जो अमेरिका ने अपने नेवल एसेट्स जो हैं वो जो मोबिलाइज किए हैं इस रीजन में, दो कैरियर टास्क ग्रुप्स जो हैं वो इस रीजन में जो है वो मौजूद हैं इस वक्त। ठीक। और दूसरे ये ऑलरेडी एयर वाइस मार्शल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान जस्टिफाइड है अमेरिकी अड्डों पे इस कार्रवाई करने के लिए? देखिए, जस्टिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो बात ये है कि जब भी कोई लड़ाई होती है ना तो सबसे पहला सवाल यही किया जाता है कि ये बात शुरू किसने की थी। क्या इजराइल जस्टिफाइड था कि वो अपना एक सो कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन यूज करते हुए एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर वो इस प्ली पे हमला कर? क्या अमेरिका जस्टिफाइड था कि वो ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके लिए वो इतने अरसे से उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था और ईरान ने बहुत सारी कंसेशंस दी भी थी, ईरान ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, वो अपनी एनरिचमेंट प्रोग्राम को भी कैप कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे और भी इकदाम किए थे जिनको आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उन्होंने की थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो जो मुज़ाकरात थे, वो जो एंगेजमेंट थी, उसको इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया। ठीक। और अब वो अगर इस जंग में कोई इखलाकियात या कोई असूल तो अप्लाई नहीं हो रहे, तो इसलिए ईरान को थोड़ा सा तकनीकी एक सवाल ये है कि जो हवाई अड्डे होते हैं किसी भी मुल्क में, तो क्या उन हवाई अड्डों से अगर लेट्स से कि पाकिस्तान में भी अमेरिकी अड्डे रहे हैं, अयूब खान के दौर में भी रहे हैं, बाद में अफ़गानिस्तान वॉर के दौरान भी हवाई अड्डे रहे हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी रहे हैं, तो अमेरिका जिन ममालिक में हवाई अड्डे बनाता है तो वहाँ उन हवाई अड्डों से जो भी कार्रवाई होती है क्या उस मुल्क की हुकूमत की इजाज़त से होती है, और क्या उस मुल्क की हुकूमत इन ख़तरात को समझती है कि जो हवाई अड्डों की तरफ से होने वाली कार्रवाइयों से उस मुल्क को हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि जो कतर में अमरीकी हवाई अड्डे पे ईरान ने मिसाइल हमला किया है, तो क्या ये एक जवाब बनता है कि क्योंकि बज़ाहिर कतर के उस अमरीकी हवाई अड्डे से ही जहाज़ उड़े और ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया? देखिए, ये जो इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉज या जो इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जैक्टली वही है कि उन तंसीबात को या उन बेसिस को जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उनको वही जो है स्टेटस होता है जो मेन लाइन अमेरिका का होगा या किसी आइलैंड के ऊपर अमेरिकन टेरिटरी का होगा, सही, या जैसे एम्बेसी का होता है, खुले समुद्र जैसे एम्बेसी का होता है, या अगर इंटरनेशनल वाटर्स में एक कैरियर ग्रुप अगर फिर रहा है। इंटरनेशनल वाटर्स वैसे तो सारी दुनिया की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन उस इंटरनेशनल ग्रुप वाटर्स के अंदर अगर एक फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग होस्ट किए हुए एक टैंकर जाता है और उस पर अटैक होता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप अमेरिकन एसेट पे अटैक तस्वुर करेंगे। चलें, ठीक है। एयर वाइस मार्शल साहब जो है जी, एयर वाइस मार्शल साहब आप हमारे साथ रहे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट फैज़ रहमान ने अमेरिका से ज्वाइन किया है, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। फैज़ रहमान साहब, क्या थिंकिंग है अमेरिका में? और वैसे तो सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि ईरान क्या जवाब देगा, ये सवाल तो था ही नहीं कि वो जवाब देगा भी या नहीं,
और ईरानी हुकूमत भी बार बार ख़बरदार कर रही थी कि वो ज़रूर जवाब देंगे। और फिर ये भी कतर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि उन्हें पहले से आगाह कर दिया गया था। तो अमेरिका में क्या थिंकिंग है आपके ख्याल में कि ईरान की तरफ से ये एक रस्मी कार्रवाई की गई है या जंग का आगाज़ है? जी मतीन साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये अभी मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ, इस वक्त वाइट हाउस का अभी रिस्पांस आया है, रिएक्शन, जो कि उन्होंने CNN से डायरेक्ट वाइट हाउस ऑफिशियल ने शेयर किया है। जी। और वो ये कहते हैं कि अभी इस वक्त वाइट हाउस का जो बयान है वो कहते हैं कि हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे इनका रिटेलिएशन, लेकिन अब हम मज़ीद इसमें कोई एस्केलेशन नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल अमेरिका का कोई जवाब देने का इरादा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उनके जो इंटेंडेड टारगेट्स थे वो हिट नहीं हुए हैं और कोई भी वहाँ नुकसान नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब ये हुआ। फैज़ रहमान साहब हमारे साथ हैं। हम नाज़रीन को भी एक दफ़ा फिर ये बताते चलें कि अमेरिका की तरफ से भी एक सफारती सतह पर जवाब आ गया है। अमेरिकी हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदारों ने ये कहा है कि वो तवक्को कर रहे थे कि ईरान की तरफ से ये हमला होगा और अब मज़ीद इस जंग में वो फैलाव नहीं चाहते, वो किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। और इसके साथ अमेरिकी अड्डों पर जो ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया है उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी अहम खबर आपको हम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमेरिकी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि इन हमलों के बाद अमेरिका किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहता, अमेरिका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अमेरिका को ईरान के इन मिसाइल हमलों के हवाले से पहले से आगाही थी और वो बज़ाहिर जो लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे थे। और कतर की हुकूमत पहले ही बता चुकी है कि कतर में जो अमेरिकी अड्डा था वो पहले ही खाली करा लिया गया था। तो अब फैज़ रहमान साहब, इससे तो फिर सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही है। जी पुरुमी सूरत हाल है। बल्कि उसमें जो एक और जुमला है मतीउल्लाह जान साहब, वो ये कि ये वही हमला है जो ईरान ने जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद किया था। तो अगर आप इसको उस तरह से देखें तो लगता ये है कि मामला इस वक्त फौरी तौर पर डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। कम से कम अमेरिका का अगर CNN की ये दुरुस्त है खबर जो कि वाइट हाउस ऑफिशियल के साथ बातचीत में कही गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दुनिया के अमन के लिए एक अहम खबर है। और इसका मतलब ये हुआ कि मामला ख़राब नहीं होंगे बल्कि संभल रहे हैं। और जैसे कि खुद अभी आपने जिस तरह से इसका तज्ज़िया किया, इसको जिस तरह से आपने संभाला है, वो ये कि ये सब कुछ तीनों चारों फ़रीक़ैन की इंफॉर्मेशन एक साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद ही हुआ है। और ये ग़ालिबन ईरान के लिए एक कम से कम एक सिंबॉलिक एक रिटेलिएशन के तौर पर बात हो गई है अगेन। तो मैं भी ये होप करता हूँ कि शायद अब ये मामला यहीं पर रुक जाए। बहरीन और सऊदी अरब की तरफ से भी रद्द अमल आ रहा है कि कतर पर हमले काबिल कबूल नहीं है। और ऑब्वियसली मगर ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये हमले बज़ाहिर कतर, बहरीन या किसी और अरब ममालिक पर बराह रास्त नहीं। और ईरान की हुकूमत ने एलानिया तौर पर यह कहा कि ये हमले अमरीकी अड्डों के ख़िलाफ़ हैं। तो फैज़ रहमान, अमरीका की तरफ से तो बज़ाहिर अब उस तरह का सख्त रद्द अमल की तवक्को नहीं, तो अरब ममालिक की जो नाराज़गी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ज़ाहिर है ये एक तारीख़ी एक है मामला, एक जंग तो है आपस में अरब और अजम की, और वही आपको इसमें ज़्यादा मज़ीद इसमें ख़राबी पैदा होगी, चाहे अमेरिका कुछ कहे ना कहे। ये फैक्ट और ये एक हकीकत है कि ईरान ने एक कतर एक इंतहाई उसके मुकाबले में एक इंतहाई छोटे मुल्क पर रिटेलिएशन की है। वो चाहे अमेरिकन अड्डे पर हो, लेकिन सिम्बॉलिकली तो ज़ाहिर है कि कतर की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई हैं, उसकी सरज़मीन इस्तेमाल हुई है इन हमलों के लिए। तो इसका बहुत गहरा असर होगा। कम से कम जो खैर सगाली की जो थोड़ी बहुत कोशिशें हो रही थी, खुद कतर ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था निगोशिएशंस में। आप देख रहे हैं कि पूरे रीजनल पीस में कतर का एक अहम किरदार रहा है और उसने अपने आप को बहुत हद तक न्यूट्रल रखने की कोशिश की है। सऊदी अरब ने बड़े सख्त बयान दिए थे इसराइल के ख़िलाफ़ और ख़ुद अमेरिका की इन हमलों के ख़िलाफ़। अब उसका जो रिएक्शन सामने आया तो उसका मेरे एक अनफॉर्चुनेटली ईरान ने कम से कम अपने मिडल ईस्ट की हद तक एक दो चार दोस्त और जो खैर ख्वाह हो सकते थे डिप्लोमेटिकली, वो खोए हैं।
और अगर अमेरिका इस मौके पर वाक़तन खामोश रहता है तो कम अज़ कम ये एक सूरत हाल बेहतर तो हो सकती है, लेकिन इसके ज़ाहिर है कि आइंदा होने वाले जो तारीख़ी और सिफारती जो मज़मरात होंगे उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि मामला जो है कम अज़ कम आपस में। फैज़ल साहब एक ब्रेक लेंगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका की तरफ से तो अब मज़ीद शायद कोई रद्द अमल न आए, मगर इसराइल के क्या हिकमत अमली होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम बराह रास्त आपको मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम की बराह रास्त नशरियात में वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट जावेद राना ने। हम बात कर रहे हैं ईरान की तरफ से अमरीकी अड्डों पर होने वाले मिसाइल हमलों से मुतालिक। जावेद राना, क्या अमरीकी अड्डे जो हैं वो जायज़ जंगी हदफ हैं इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि ईरान की जो एटमी तनसीबात पे हमला किया गया है तो बज़ाहिर इन अमरीकी अड्डों की तरफ से भी मुआवनत की गई है अमरीकी बमबार तैयारों की। तो अगर जंग है तो फिर क्या अरब ममालिक के अंदर मौजूद ये अमरीकी अड्डे लेजिटिमेट टारगेट हैं? देखिए, बिल्कुल ये लेजिटिमेट टारगेट्स हैं दो के मैं समझता हूँ कि जो 52 बम्बर से हमला हुआ है वो यहाँ किसी भी मिडिल ईस्ट की जो बेस है वहां से नहीं हुआ। वो अमेरिका से डायरेक्ट जहाज आया, दरमियान में उसको रिफ्यूलिंग की गई, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में चूंकि ये जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, बेसेस हैं, 19 मिलिट्री बेसेस हैं, इसके ऊपर जो हमला है, पूरे जो ब्रॉडर पिक्चर है, जिस तरह ईरान के साथ जुल्म सितम हो रहा है और एग्रेशन हो रही है, मेरा ख्याल है जस्टिफाई है। अगर ये सारी रियासतें, अभी सारी अरब रियासतें इसको मजम्मत कर रही हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि अरसा दराज से इन मिलिट्री बेसेस जो हैं अमेरिका की, उन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया हुआ है। उसकी वजह से अमेरिका जो है पूरे का पूरा इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और उनकी जो अमेरिका की स्ट्रेंथ है वो ये मिलिट्री बेसेस है। ईरान के ऊपर जो सबसे बड़ा थ्रेट जो है दहाइयों से आ रहा है वो यही मिलिट्री बेसेस है। लेकिन मैं आपको एक और बात अहम बताता चलूं, मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा नहीं, क्योंकि ये हमला करने से पहले ईरान ने कतर को बता दिया था। जावेद राना, अभी थोड़ा सा आपको अपडेट करता चलूं, कुछ देर पहले ही हमें फैज़ रहमान ने अमेरिका से खबर दी है कि वाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक अमेरिकी इंतज़ामिया का यह कहना है कि इन अमरीकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे और अमेरिका जो है जंग को तूल नहीं देना चाहता। अमेरिका जो है इस जंग में एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहता। तो ये एक बड़ा मस्बत बयान आया है जिससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि अमेरिका इन ईरानी मिसाइल हमलों का अब फौरी तौर पे जवाब देने का कोई इरादा नहीं रखता। तो ये बाकायदा अब ये अमेरिका की तरफ से बयान तो आ गया है, मगर सऊदी अरब और बहरीन की तरफ से चंद दीगर अरब ममालिक की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने जो अमरीकी अड्डों पर हमला किया है तो ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और ये इन अरब ममालिक की खुद मुख्तारी की भी खिलाफ वर्जी है। तो अरब ममालिक की इस पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल खुद मुख्तारी तो उन्होंने बहुत अरसा दराज पहले जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी थी। ये पॉलिटिकल रेट्रिक्स हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये जंग एक्सपेंड नहीं कर रही, वरना इसका मतलब ये है कि अगर बड़े पैमाने पे ये जितनी मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर अगर हमले हो जाते तो जितनी भी ये मोनार्क्स की हुकूमतें हैं ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाती, इनके ओवरथ्रो होने का बड़ा एक जेन्युइन खतरा मौजूद था। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें अमेरिका मजीद इसमें गुस्सा नहीं चाहता, मेरा ख्याल ये है कि ये जंग हम जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं। इसराइल के ऊपर जो हमले बड़े पैमाने के ऊपर ईरान ने किए हैं, अब लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में या में भी हफ्तों में इसराइल जो है घुटने टेक देगा और ये कहेगा कि देखें हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दिया, खत्म कर दिया, अब हमारी कोई मजीद कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उनका असल मकसद था वो रिजीम चेंज ऑपरेशन था, क्योंकि ईरान जो है फलस्तीनी ग्रुप्स को जो है सपोर्ट कर रहा था। मुझे ये लग रहा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बुरी तरह पिट चुका है और आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में ये जो जंग है ये बंद होती हुई मुझे नजर आ रही है।
ये बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही अमरीकी ओहदेदारों की तरफ से भी एक बयान सामने आया है और ईरान की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा है कि अमरीका जंग को बढ़ाना नहीं चाहता और बज़ाहिर अमरीका इन ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब भी नहीं देगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि हमले रुकेंगे तो फिर अमेरिका और इसराइल से मुज़ाकरात की बात हो सकती है। एजाज सैयद, एक नई ट्विस्ट आई है इस तमाम सूरत हाल में। बज़ाहिर ईरान ने भी अपनी फेस सेविंग कर ली है और अपनी आवाम को ये बता दिया है कि हमने बदला ले लिया है, मगर शायद ये बदला उस सतह का ना हो जिस सतह की कार्रवाई अमेरिका ने ईरान के एटमी तंसीबात के खिलाफ की है। आपको क्या नज़र आ रहा है मामलात अब किस तरफ जाएंगे? क्या इसराइल हमले रोकेगा और क्या मामलात दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? देखिए, सिचुएशन इस तरह की है कि आप इसमें फ्री कैन के किसी भी पब्लिक स्टेटमेंट को ट्रस्ट नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूंगा और आप देखिए कि तो ये की जा रही थी कि इस 2 हफ्ते में ज्यादा डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन किया जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हुआ और अटैक अमेरिकी हुकूमत की तरफ से कर दिया गया ईरान के ऊपर। इसी तरह ये कहा जा रहा था, एक बहुत बड़ा तबका कह रहा था कि ईरान के ऊपर इजराइल अटैक नहीं करेगा और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इजराइल अटैक करेगा और आपने और मैंने देखा कि जो डिप्लोमेसी के जो बुनियादी उसूल हैं उनके खिलाफ ये अटैक भी हुआ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अभी ये कहना कि ये बिल्कुल अमन की तरफ चली जाएगी चीजें फौरी तौर पे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी बातें कबल वक्त हैं जब तक कोई टेंजिबल चीजें ग्राउंड पे नजर ना आए। और टेंजिबल ग्राउंड पे नजर वही आएंगी कि जब फॉर्मली या तो ईरान कहेगा कि जी हम जंग बंद कर रहे हैं, या ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने वाले कहेंगे कि हम जंग बंद कर रहे हैं और हम मुज़ाकरात करेंगे। तो अभी तक तो ये दोनों चीजें नहीं हुई। ईरान के ऊपर अटैक किया गया है, ईरान 40 साल से कमोबेश पाबंदियों पे है और उन तमाम के बावजूद ईरान ने जवाब भी दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्केल ऑफ डेवस्टेशन या स्केल ऑफ तबाही का स्केल देखा जाए तो ईरान की आप देखिए टॉप लीडरशिप मार दी गई, मिलिट्री लीडरशिप मार दी गई, टॉप जो पॉलिटिशियंस हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, वो मार दिए गए। वो बड़ा है, लेकिन ईरान ने उसके बावजूद भी अटैक का जवाब दिया है अटैक के जरिए। और अभी आप देख लीजिए कि दोहा कतर में जो ईरान ने अटैक किया है उसका जो सबसे ज्यादा जो सख्त स्टेटमेंट है वो सऊदी अरब की तरफ से आया है कि सऊदी अरब ने कंडेम किया है ईरान के की तरफ से इस अटैक को। तो मेरा ये ख्याल है कि पोलराइजेशन और ज्यादा बढ़ गई है और इस पोलराइजेशन का जो सबसे ज्यादा फायदा मेरा ये ख्याल है कि वो उठाएंगी ईरान मुखालिफ कुव्वतें जो मगरब में भी बैठी हैं और खुद मुस्लिम दुनिया के अंदर भी बैठी हैं। आप देखें 57 मुल्क हैं, 57 मुल्कों में से 13 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे इजराइल को तस्लीम कर रखा है और बाज जो हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं भी किया, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं हालिया ईरान इजराइल खड़े हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो क्राइसिस है वो डीपन हुआ है और जो हरमूज का अब नए हरमूज को बंद करना है, ये एक बहुत बड़ा जिसे कह लें बड़ा वाकया है। ये अभी तक ये बाकायदा तौर पे बंद तो नहीं किया गया शायद, मगर शायद ऐलान किया गया है कि हम ये करेंगे। ऐलान किया गया है ना? जी मैं वही कह रहा हूँ कि ये बंद करने का जो ऐलान किया गया है और अगर ये वाकई बंद कर देंगे, जो लग रहा है कि वो करेंगे बंद। आप जो उसकी सैटेलाइट से पिक्चर्स हैं वो देख रहे होंगे कि वहां पे ट्रैफिक बड़ी कम हो गई है। तो अगर ये कर देते हैं और ये लंबा चलता है तो जंग ना भी हुई, यानी कि आप मिसाइल अटैक नहीं भी करेंगे तो अमली तौर पे आप जंग में ही होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है उसे बंद कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ट्रिकी सिचुएशन है और ये फेलियर है डिप्लोमेसी का। और मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा फेलियर है ये यूएस डिप्लोमेसी का है, जिसने इस सारे मामले को फर्दर एस्केलेट किया है, इसको कंट्रोल नहीं किया।
ठीक। अभी व्हाइट हाउस से बार बार ये बयान भी आया है कि सदर ट्रंप जो हैं इस खित्ते में मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखते। तो राना जावेद साहब, आप सवाल अब ये पैदा हो रहा है, एजाज आप हमारे साथ ही रहिएगा। अगर राना जावेद साहब हमारे साथ हैं तो मैं हूँ जी। राना जावेद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि देखें, अमेरिका और इसराइल का बड़ा मकसद हल हो गया है। बज़ाहिर ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पे या तो तबाह कर दिया गया है या उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि वहाँ पे मज़ीद किसी किस्म की यूरेनियम इनरिचमेंट हो सकती है। ये मकसद तो इसराइल का भी हल हो गया और अमेरिका का भी, और वो ख़ुद ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये मकसद हासिल कर लिया है। तो दूसरी तरफ अब मज़ीद जंग के जारी रहने का क्या जवाब हो सकता है? ईरान ने भी जवाब दे दिया इसराइल में, उसी तरह जैसा इसराइल ने हमले किए थे। ईरान ने इसराइल के अंदर जो तल अवीव में, जेरूसलम में, बहुत से इलाकों में जो बमबारी की है, वो मिसाइल की बारिश की है, उसका नुकसान भी सामने आ गया है। तो मज़ीद अब जंग के जारी रहने का क्या मकसद हो सकता है? और लगता नहीं है कि अमेरिका अब ईरान में रजीम चेंज की अब मज़ीद बात कर रहा है। देखें जी, जो ईरान है वो 80 गुना इसराइल से बड़ा है, तो इसराइल अपने तौर के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है उसने गुज़श्ता 40-50 सालों में अपोजिशन नाम की कोई चीज ईरान के अंदर छोड़ी नहीं है। तो चूंकि जो दूसरा मकसद है रजीम चेंज ऑपरेशन का वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और इसराइल को जो नुकसानात हैं वो 500 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग हो चुके हैं, क्योंकि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत क्वालिटेटिवली हाई है, इसलिए लॉसेस भी उसी स्केल के ऊपर है। क्वांटिटेटिवली ईरान के लॉसेस ज्यादा हुए हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली जो है इसराइल के लॉसेस ज्यादा हुए हैं। और जो उनकी जो लोकल आबादी है, देखिए 10 लाख लोग पहले छोड़ चुके हैं इस जंग से पहले, और अभी जो है 30-40 हजार जो है वो साइप्रस भाग गए, और मजीद वहां से लोग भाग रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज और सारी चीजों के इर्द गिर्द सारे हमले हुए हैं। मेरे ख्याल में जो आने वाले दिन हैं, जो जस्टिफिकेशन थी ईरान के ऊपर हमला करने की, वो जस्टिफिकेशन खत्म होती जा रही है। ताहम एक इशू मौजूद है, और वो ये कि ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाए जहां ईरान से दोबारा मुज़ाकरात किए जाए, और उन मुज़ाकरात में ईरान से कोई अश्योरेंस ली जाए लीगली इंटरनेशनली कि वो यूरेनियम को एनरिचमेंट नहीं करेगा इस उस लेवल पे कि जहां पे वो न्यूक्लियर वेपन्स को बना सके। मेरा ख्याल है कि अब सारे का सारा एजेंडा इसके इर्द गिर्द घूमता है। मगर मेरे ख्याल में अब इतना कुछ हो जाने के बाद ईरान इतनी आसानी से इन शराइत की तरफ नहीं आएगा, और वैसे भी अब ईरान बज़ाहिर फौरी तौर पे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है इसराइल या अमेरिका के लिए। जी राना जी, मेरा नहीं ख्याल कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये इसमें जंग मुझे कोई बड़े वसी पैमाने पे या महीनों की बुनियाद के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अब एक ही मकसद रह गया है कि ईरान को किसी तरह मजबूर किया जाए, और ईरान मजबूर नहीं होगा। ईरान ने पॉलिटिकली मूव किया है, उन्होंने ऐलान किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेंगे, करना है, किया नहीं है। एनपीटी से ऐलान किया कि हम निकल जाएंगे, या नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान जो अपनी बार्गेनिंग चिप है उसको बढ़ा रहा है कि जो कल मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात के नतीजे में वो टर्म्स एंड कंडीशंस ना मानी जाए अमेरिका की जो जंग से पहले थी। चलें, अच्छा एजाज सईद साहब आप हमारे साथ हैं। पाकिस्तान जो है इस सारे क्राइसिस में बज़ाहिर तो ईरान के भी साथ है, अमेरिका के भी ख़िलाफ़ नहीं है। हुकूमत ने पहले मज़म्मत की अमेरिकी हमले की। आज जो कौमी सलामती कमेटी में जो बयान आया उसमें अमेरिका का नाम नहीं है, मज़म्मत का भी कोई जिक्र नहीं है, तशवीश का इज़हार किया गया है। तो डिप्लोमेटिकली आपके ख्याल में पाकिस्तान कामयाब रहा है? जी, एजाज सैयद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। राना जावेद साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एक अच्छी पोजीशन में रहा है? जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान के भी साथ है और अमेरिका के भी खिलाफ नहीं। मेरा ख्याल जो हमारे ऊपर इल्जामात हैं हम उसकी हकीकत में जाए बगैर ये कह सकते हैं कि अगर जंग जो है आने वाले दिनों में बंद हो जाती है तो हम जो है बाय एंड लार्ज हमारा रोल मैं ये कहूँगा हम इसी दर्जे में न्यूट्रल हैं। हमारे ऊपर शको शुबहात पाए जाते हैं कि हम बिहाइंड द सीन कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन गिवन द फैक्ट के जो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो
पब्लिक सिंपथीज हैं वो ईरान के लिए बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। और पाकिस्तान के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और किसी भी हुकूमत के लिए कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग में कोई वाज़े और ठोस जो है मौक़िफ़ ले सके। एजाज़ सैयद, आपसे भी यही सवाल करूँगा कि पाकिस्तान की जो सफारती सरगर्मियाँ रही हैं और जो बयानात सामने आते रहे हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान ने ईरान को भी खुश रखा और अमेरिका को भी? देखिए, पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों को खुश रखा क्योंकि दोनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान के अलग अलग ताल्लुकात हैं। जब पाकिस्तान का भारत के साथ स्टैंड अप हुआ था तो उस वक्त ईरान ने भारत के साथ ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए थे, और बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात है। ईरान पड़ोसी बराबर इस्लामी मुल्क है और अमेरिका जो है वो एक आलमी ताकत, और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जो जंग है ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर आ जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि ईरान भी चाहेगा कि ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर आ जाए। तो आपके ख्याल में अब जंग जो है ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है या अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा इन बयानात पे, जैसा कि आप पहले कह चुके हैं? नेमती भाई, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ट्रिकी सिचुएशन है, उसमें जंग के बारे में, जंग की अरूज के दौरान हम किसी पे ट्रस्ट कर लें कि मगर बज़ाहिर तो अमेरिका और इसराइल के अहदाफ उन्होंने हासिल कर लिए हैं ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह करके। देखें, ये पता चल जाएगा ना, ये तो जब अनाउंसमेंट होगी वार खत्म होने की तो उस वक्त बात हम करेंगे। ये तो बाकी अब हम अंदाजा ही कर सकते हैं ना, लेकिन आप देख लीजिएगा जो पब्लिक स्टेटमेंट दिए गए हैं अभी तक वो तो सारे आई वॉश निकले साबित हुए, वो तो अवाम को धोखा देने के लिए स्टेटमेंट साबित हुए अभी तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो है ऐसी इतनी वाज़े तौर पर किसी लीक ने कह दिया है कि बिल्कुल जंग खत्म कर रहे हैं। ना ईरान ने ऐसा कहा है और ना इसराइल और अमेरिका ने ऐसा कहा है। तो जब ये कहेंगे अफ्रीकैन तो तब ये बात सामने आएगी। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग बंद हुई है या इसको हम ये तस्वर यहाँ पर बैठ के कर लें कि ये बंद हो गई है। राना जावेद साहब, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान जो है एक अपनी जंग में भी मसरूफ़ है और ख़ुद पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि वो भी हालत जंग में हैं, भारत की तरफ से आबी जारियत जारी है, तो आपको कोई ममासलत लगती हैं भारत की तरफ से पानी के रोके जाने के हवाले से और ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को जो गुज़रगाह है उसको रोकेगा, तो पाकिस्तान जो है उसको इस तमाम सूरत हाल के अंदर किस तरह तवाज़न कायम करना है कि अमेरिका की सपोर्ट भी रहे भारत के साथ, उसकी जो कशीदगी है उस हवाले से, और ईरान के साथ दोस्ती भी बरकरार रहे? कितना ट्रिकी है पाकिस्तान के लिए ये तने हुए रस्से पर ये चहलकदमी करना? देखिए, वो सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान के लिए ये है कि जो हिंदुस्तान और इसराइल का आपस में इत्तेहाद है और ईरान की सपोर्ट करने की बहुत बड़ी एक वजह जो है पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि अगर ईरान खुदा न खास्ता हुकूमत जाती है जो कि इसराइल के लिए बड़ी हॉस्टाइल है, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर आ सकता है जिसमें हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी दर्जे में कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये इसराइल का डिक्लेयर्ड एजेंडा है। नेतन्याहू ने ये कहा हुआ है कि ईरान और पाकिस्तान जो है ये थ्रेट हैं, क्योंकि ये एक मुल्क जो है वो न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है और एक ऑलरेडी बना हुआ है। मगर राना साहब बात यह है कि ईरान तो अभी एटमी ताकत बना नहीं, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एटमी हथियार रखता है, और तो कुछ फ़र्क नहीं लगता क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी वैसी कार्रवाई की जा सकती है इतनी आसानी से? उसका तरीका वारदात मुख्तलिफ है ना। एक उसका जो तरीका वारदात जो बहुत क्लियरली है वो ये है कि हमें जो माजी का जो पैटर्न है उसको देखना चाहिए कि कितनी दफ़ा पाकिस्तान ने प्रियम्प्ट किया है जो इसराइल और हिंदुस्तान का अटैक था। इवन के जब मई 1998 में जब हम न्यूक्लियर धमाके करने वाले थे उस वक्त पूरे इसराइल और जो हिंदुस्तान का प्लान मौजूद था और वो हमारी जो एक टेस्टिंग साइट है उसको वो ब्लास्ट करना चाह रहे थे। तो उससे पहले बड़ी लंबी हिस्ट्री में उसमें नहीं जाना चाहता। तो
इजराइल जो है इट ऑपरेट्स थ्रू इंडिया, इंडिया बिल्कुल सही है। और बहरहाल इस दफ़ा जो इंडिया को ज़रिए काम करने की कोशिश की उसमें बज़ाहिर नाकामी हुई है। और एक बार फिर आपको बताते चलें कि मिडिल ईस्ट में ईरान के मिज़ाइल हमलों से, अमरीकी अड्डों पर मिज़ाइल हमलों से जो कशीदगी पैदा हुई थी, बज़ाहिर उस कशीदगी में अब कमी आ रही है। अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से बयान आ गया है कि मज़ीद जो है इस जंग में इजाफ़ा नहीं चाहते, एस्केलेशन नहीं चाहते और अमरीका अब मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब देखना है कि क्या इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा या नहीं, और फिर क्या ईरान भी मजबूरन अपनी दिफा में जवाबी कार्रवाइयाँ करता रहेगा या नहीं। सहाफ़ी प्रोग्राम की इन बराह रास्त नशरियात से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।